सुशील पंडित जी नमस्कार। नमस्कार अजीत जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कर्नाटक के तरफ से और ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? एशियानेट न्यूज नेटवर्क के सभी वीक्षकों के तरफ से आपको नमस्कार। ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ತಾವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ। और आप इतना कन्नड़ा बोलते हैं, पता नहीं था मुझे, बहुत खुशी हुई। मैं कन्नड़ में बोल रहा था, कन्नड़ा में बोल रहा था सुशील पंडित जी कि पहलगाम अटैक को आइसोलेटेड अटैक समझ के मत सोचना चाहिए। अगर ऐसे सोचेंगे तो पूरा मामला समझ में ही नहीं आएगा। आपको पता नहीं है अगर कश्मीर में क्या हुआ है तो पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, और पता चलेगा भी नहीं कि क्या होगा वहां पे। तो आपके द्वारा हम जानना चाहते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है। आप जब पहली बार जब पहलगाम अटैक की न्यूज सुने तो क्या रिएक्शन था आपको? वर यू सरप्राइज्ड और होना ही था, ऐसा कुछ सोचे आप? जी अजीत जी, मुझे ये बहुत समय से भय था कि ऐसा कुछ बड़ा होने वाला है। अच्छा। मुझे ये आशंका थी और निरंतर ये भय बना हुआ था कि ऐसा कुछ बड़ा होने वाला है, तो ये कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा, इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन इसका अनुमान था कि ऐसा कुछ होने वाला है और इसका कारण भी था। यस। कारण यह था कि हम कश्मीर को सामान्य घोषित करने की उतावली दिखा रहे थे। हमारा पूरी व्यवस्था, शासन, नेतृत्व इस बात पर तुला हुआ था कि हमने कश्मीर को सामान्य कर दिया है। इट इज अब नॉर्मल सब नाउ, कुछ ठीक नॉर्मलाइज्ड, है। नॉर्मलाइज्ड। यस Yes. यस यस। अब कश्मीर में कोई संकट नहीं है, कोई असुरक्षा नहीं है। वहां सब मुक्त आ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, आनंद कर सकते हैं। ऐसा एक प्रपंच, ऐसा ऐसा एक परिस्थिति को हम लोग बेच रहे थे, अच्छा। बतला रहे थे, आश्वासन कर रहे थे कि सब कुछ ठीक है। लेकिन जो कि विडंबना अंदर 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 ठीक नहीं था वहां पे। बिल्कुल नहीं था, और जो ये कह रहे थे उन्हें भी मालूम था कि ठीक नहीं है। इसका कारण है, अगर कश्मीर में AFSPA एफ्सपा लगा हुआ है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये कब लगता है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट तब लगता है जब सामान्य प्रशासन से और पुलिस से स्थिति का समाधान नहीं होता है। Yes. तो स्पेशली आर्मी को बुलाते हैं, और आर्मी को तब बुलाते हैं जब वहां पर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगता है, वरना आर्मी नहीं जाती है। इसको डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट भी कहते हैं। तो जहां जहां आर्मी की डिप्लॉयमेंट होती है वो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के अंतर्गत होती है। कश्मीर से यह हटाया नहीं गया। दूसरी बात, कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स की 1-2 नहीं, 8-10 नहीं, 20-25 नहीं, 65 बटालियन, 65 बटालियंस डिप्लॉयड हैं। यस। उसमें एक की भी कमी नहीं की गई, वो सब की सब डिप्लॉयड है। अगर स्थिति सामान्य है तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट क्यों नहीं हटाया? 65 बटालियंस राष्ट्रीय राइफल्स की क्यों नहीं हटाई? जायज सवाल। यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। इसका मतलब यह है कि स्थिति सामान्य नहीं है, और यह आपको भी पता है, प्रशासन को भी पता है। लेकिन दुनिया भर में, देश भर में यह बताने की जल्दबाजी कि हमने कश्मीर को ठीक कर दिया है, अब वहां सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो दो मोटी बातें हैं। फिर बड़ी बात, कश्मीर से लाखों हिंदू विस्थापित हुए आज 35 वर्ष पहले, वो अपने घरों को क्यों नहीं लौट पा रहे हैं? वो आज भी शरणार्थी शिविरों में, कैंपों में क्यों सड़ रहे हैं? हजारों। सर, हम कश्मीरी हिंदुओं के बात पे आएंगे, उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि बात चल रही है, ये सिक्योरिटी लैब्स थी, इंटेलिजेंस लैब थी,
आपका मानना भी ऐसा ही है? जी, बिल्कुल। देखिए, जब आप दुनिया भर को ये बताना चाहते हैं कि कश्मीर सामान्य है, उसके आपके कुछ कारण हो सकते हैं, उसकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, कोई और लालच हो सकता है, सही है। लेकिन आप जानते हुए भी फिर सिक्योरिटी ढीली कर दें, इंटेलिजेंस को न देखें, चौकसी न रखें, तो ये तो क्षमा योग्य नहीं है। सही आप है। दुनिया को कुछ भी बताएं, यदि आपको पता है तो आप तो कम से कम सचेत रहें। आपने अपने प्रोपेगेंडा पर खुद ही बिलीव कर लिया। सुशील पंडित जी, ये एक सोच ऐसा भी रहा होगा कि टेररिस्ट कभी टूरिस्ट को अटैक नहीं करेंगे, कश्मीरी मुसलमानों के रोजी रोटी उनसे चलती है, कभी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है, कभी अमरनाथ यात्रा पे हुई थी, एक और यात्रा पे हुई थी, मगर टूरिस्ट के ऊपर कभी अटैक हुआ नहीं था, तो नहीं होगा, ऐसा भी एक सोच रहा होगा क्या? नहीं, टूरिस्ट के ऊपर अटैक नहीं रहा है, यह भी एक भ्रांति है, ये सच नहीं है। अच्छा। जब ये सारा प्रपंच शुरू हुआ 90 के दशक में, तो यूरोपियन टूरिस्ट की गर्दन काट ली गई थी। एक जर्मन टूरिस्ट को, यूरोपियन टूरिस्ट को बंधक बनाया गया था। उसके बाद भी डल लेक पर, डल गेट के सामने एक गुजराती टूरिस्ट की बस के ऊपर ग्रेनेड से अटैक किया गया था। बार बार टूरिस्ट को खतरे में डाला गया। हाँ, ये बात और है कि पैसा कमा रहे हैं तो इसलिए टूरिस्ट पर अटैक नहीं करेंगे, ऐसी कुछ समझ वहां थी। यस। लेकिन 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 यदि भारत हर रोज बताए कि आज इतने लाख टूरिस्ट आ गए, इस सीजन में इतने करोड़ टूरिस्ट आ गए इसीलिए स्थिति सामान्य है, तो वो आपकी इस धारणा को भी ध्वस्त करने के लिए कुछ भी करेंगे। यस। यदि आप यही प्रमाण देकर बताना चाहेंगे कि हम कश्मीर को अब जीत गए हैं, उसको संभाल लिया है, तो आपको गलत साबित करने के लिए वो यहां तक भी जाएंगे। और ये केवल पाकिस्तानी टेररिस्ट करेंगे ऐसा नहीं है। इन पाकिस्तानी टेररिस्ट को घर में जगह कौन देता है, खाना कौन खिलाता है, आने जाने का रास्ता कौन बताता है, छुपने की जगह कौन देता है, लोकलाइट्स, रेकी कौन करता है, लॉजिस्टिक्स कौन प्रोवाइड करता है। तो वहां का लोकल जो पॉपुलेशन है, उसके सहयोग के बिना यह संभव नहीं है। उसको भी टूरिज्म से फायदा होता है, लेकिन वो फिर भी ऐसा करते हैं क्योंकि जिहाद उनके लिए प्राथमिकता है, बाकी सब गौण है, सेकेंडरी है। तो अभी इतिहास के बारे में बात करेंगे सुशील पंडित जी। मैंने आपके बहुत भाषण सुने हैं, जैसे आप बोलते हैं जब कर्नाटक नहीं था, तमिलनाडु नहीं था, केरल नहीं था, तो तब कश्मीर था। क्या हो गया इस कश्मीर को? कब से शुरू हुआ ये सिलसिला? देखिए, कश्मीर में 14वीं शताब्दी से, 14th सेंचुरी से, 1339 अगर टू बी प्रिसाइज, 1339 से वहां पर मुस्लिम शासन आया। और वो कोई युद्ध जीत कर नहीं आया, कोई घोड़े पर चढ़कर तलवार लेकर नहीं आया, वो शरणार्थी के रूप में आए थे। और यहां आपसी कलह का लाभ लेकर, अनुचित लाभ लेकर और कूटनीति से, सबकी सहमति से, क्योंकि कश्मीर का जो हिंदू समाज था, जो कुलीन समाज था, वो आपस में उसमें कलह थी कि मैं शासन करूंगा, मेरा प्रभुत्व होगा। ऐसे में उन्होंने एक शरणार्थी मुसलमान को शासक बना दिया कि ये यहाँ का स्थानीय नहीं है, ये कभी भी ज्यादा ताकतवर शक्तिशाली नहीं हो पाएगा, तो हम सबको सूट करेगा, ना मैं आपको बनने दूंगा ना आप मुझे बनने देंगे, हम मिल करके किसी तीसरे को बना देंगे। माय गुडनेस। अच्छा। तो इस तरह शाहमीर, सुल्तान शाहमीर सबसे पहला मुस्लिम शासक बना। 1339। और जब वो शासक बना 1339, यस। और जब वो शासक बना तो हमारे यहाँ राजा जो है वो वंशानुगत होता है।
हाँ, फिर उसका बेटा बना। अब ये पहली 4-5 पीढ़ी राज तिलक करके मंत्रोच्चार के साथ वेद घोष के साथ सिंहासन पर बैठते थे। अच्छा, हाँ, नॉट लाइक इन ये इस्लामिक रूल। नो 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 नो, संस्कृत जो थी वो राजभाषा थी। अच्छा, सारा शासन संस्कृत में होता था। और जो कुलीन थे, जो मंत्री परिषद थी, वो सब हिंदू थे। उन्होंने ही मिलके इसको बनाया था। और फिर जैसे ही ये बना, इसने ईरान से और तुर्की से मुस्लिम प्रचारकों को बुलाया, कहा कि मेरे कश्मीर का धर्मांतरण करो अच्छा, ताकि मेरा शासन और स्थिर और स्थायी हो सके। और फिर इन प्रचारकों ने लोभ से, हिंसा से, छल से कश्मीर का जो आम समुदाय था, कुलीन समुदाय नहीं, आम समुदाय, उसको मतांतरित किया इस्लाम गया। में आने के लिए प्रेरित भी किया और बाध्य भी किया। अच्छा, जो कुलीन समुदाय था उसने इसको होने दिया, क्योंकि कुलीन जो थे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था शुरू में। वो अपने अपनी सत्ता, अपने अपने लोभ में व्यस्त थे। और फिर लगभग 100 वर्षों में ही, बल्कि 50-60 वर्षों में ही वहां पर कुलीन भी इसकी चपेट में आए और पूरा का पूरा राज्य हिंसा की चपेट में आया। और सबसे पहला वहां से निष्कासन हिंदुओं का 1405 में हुआ, 1405। 5, अच्छा, यानी अच्छा, यानी लगभग 65 वर्षों में, 70 वर्षों में ही मैस माइग्रेशन कश्मीर से हुआ, क्योंकि कश्मीर में मंदिरों को तोड़ा जाने लगा, घरों को लूटा जाने लगा और बहुत अपमानजनक परिस्थितियां हो गई, तो लोगों ने पलायन किया। इस तरह पिछले 600 वर्षों में 1990 का पलायन 7वां सामूहिक पलायन है कश्मीर से हिंदुओं का। 7वां। 7th, हाँ 7th। So exodus has happened in 7 different episodes at 7 different times and 7 different circumstances. Yes. अच्छा। Now, this is mass exodus. समझा। Individual exodus has been happening constantly. But mass exodus, when the valley was emptied, सबके सब समुदाय को हिंसा और अपमान देखते हुए निकलना पड़ा, ऐसा बड़ा एक्सोडस, बड़ा विस्थापन, ये 7वां है। मुझे कभी लेकिन कभी ये अजब लगता है, 7वां अजीब लगता है सुशील पंडित जी, 7वां और सबसे बड़ा एक्सोडस तब हुआ जब हिंदुस्तान आजाद था। यहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशन था, डेमोक्रेसी था। जी जी जी, यही बहुत कष्टकर है। यस। क्योंकि जब हमारे पास सत्ता नहीं थी, हमारे पास सेना नहीं थी, हमारे पास संविधान नहीं था, हमारे पास न्यायालय नहीं थे, हमारे पास मानवाधिकारों की अवधारणा नहीं थी, तब ये सब होता था, तो हम ये मान करके दिल पर पत्थर रखते थे कि हमारा दुर्भाग्य है, हम निर्बल हैं, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हमारे पास कोई न्यायालय नहीं है, हमारे पास कोई संविधान नहीं है, हमारा कोई चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है, कोई संसद नहीं है, देश की सेना नहीं है। लेकिन जब ये सब होते हुए भी, एक परमाणु शक्ति संपन्न देश के होते हुए, 800 सांसद होते हुए, एक इंडिपेंडेंट प्रेस होते हुए, यस, ये सब हुआ और किसी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, तो लगा कि ये इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। पिछले हफ्ते हम आज के युग इसी में। सब्जेक्ट के बारे में अपने स्टूडियो में बात कर रहे थे। यहाँ पे कश्मीर एक्सपर्ट को बुलाए थे। बहुत लोगों ने सुन के उनके आंखों में पानी आ गया और वो पूछ रहे थे कि ये हमें क्यों नहीं पता था। दौर्भाग्य है इस देश का। जी, इस देश का दुर्भाग्य इसलिए है क्योंकि हमने अपनी शिक्षा में, अपने सामाजिक विमर्श में, अपनी मीडिया में
अपने एकेडेमिया में, अपनी ब्यूरोक्रेसी में एक विकृत मानसिकता पाली है। सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदू द्वेष को हमने पाला है। हमने इस बात को पता नहीं कैसे स्वीकार कर लिया है, क्योंकि हम बहुमत में हैं, इसलिए हमको किसी भी अत्याचार, किसी भी भेदभाव, किसी भी हिंसा को सह लेना चाहिए, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, उसको ढक देना चाहिए, छुपा लेना चाहिए, उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बहुमत में हैं। यस, हमारा बहुमत में होना हमारे लिए अभिशाप है, हमारा हिंदू होना हमारे लिए अभिशाप हो गया है। ये विकृत मानसिकता हमने पोषित की, हमने पढ़ाया, बच्चों को सिखाया, स्कूलों में पढ़ाया कि सेक्युलरिज्म का तकाजा है कि हम किसी भी आक्रामक अल्पसंख्यक का अत्याचार भी सहन करें, भेदभाव भी सहन करें, हिंसा भी सहन करें, और इस पर मुंह ना खोलें, इस पर विमर्श ना करें, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम सांप्रदायिक कहलाएंगे। तो ये सुशील पंडित जी, मानसिकता, ये विकृत 1990 जनवरी 19 को जो कुछ भी हुआ अचानक तो नहीं हुआ होगा, बहुत दिनों से उसकी तैयारी चल रही होगी। क्या हुआ, आप हमारे वीक्षकों को बताएंगे? हाउ इट ऑल स्टार्टेड? देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, हमने स्वयं को एक लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष व्यवस्था दी, लेकिन कश्मीर को हमने शेख अब्दुल्ला के हाथ में सौंप दिया। और न केवल शेख अब्दुल्ला के हाथ में सौंपा, बल्कि उसको 370 जैसी व्यवस्था के अंतर्गत स्वायत्तता भी दी, स्वतंत्रता भी दी। भारत का संविधान कश्मीर में लागू नहीं होने दिया। यस, सुप्रीम कोर्ट का दखल नहीं चलने दिया। इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अपनी पार्लियामेंट, कोई भी कश्मीर की व्यवस्था में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। ऐसी व्यवस्था में शेख अब्दुल्ला ने मनमानी की। उसने वहां के हिंदुओं के साथ भेदभाव किया, प्रताड़ित किया, उनके विरुद्ध सामाजिक द्वेष का निर्माण किया। और मेरे पिता की पीढ़ी से कश्मीर से धीरे धीरे हिंदुओं का विस्थापन शुरू हो गया, क्योंकि हमें पढ़ने लिखने के लिए, नौकरी और काम करने के लिए अवसर हमारे बंद कर दिए गए। यस, हमसे कहा, आपके पास पूरा भारत पड़ा हुआ है, यहां क्यों रहते हो, जाओ वहां, वहां जाके Oh पढ़ो, my. वहां जाके रहो, वहां जाके काम करो। तो ये मेरे पिताजी की पीढ़ी से ये भेदभाव शुरू हुआ, लेकिन वो इतना भी उनके लिए पर्याप्त नहीं था। तो उन्होंने भयंकर हिंसा, भयंकर आक्रामकता और जिहाद के चलते कश्मीर से 1990 में जो विस्थापन धीरे धीरे बूंद बूंद करके हो रहा था, एक एक करके हो रहा था, उसको सामूहिक निष्कासन में बदल दिया। इट वॉज वेरी ओपन एंड किसी में भी कुछ हिचकिच नहीं थी कि केस नहीं, पड़ेगा, जिस तरह लोग क्या पहलगाम सोचेंगे, कल क्या होगा, इसका कुछ हिचकिच नहीं थी। नहीं 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 नहीं, जैसे पहलगाम में आपसे नाम पूछ करके हिंदू हो तो ये लही गोली, इसी तरह कश्मीर में तो नाम पूछने की भी आवश्यकता नहीं थी। हम तो उनके पड़ोसी थे। Yes. हम तो उनके साथ रह रहे थे, हमको तो वो जानते थे। हमारे तो घरों पर उन्होंने निशान लगा दिए थे कि यहां आकर लूटना है, यहीं आकर मारना है। और इसका कारण ये था कि हम भारत के विरुद्ध किसी भी काम को न केवल उसके साक्षी थे, उसके प्रत्यक्षदर्शी थे, बल्कि उसके विरोधी भी थे। यस, तो यदि भारत को से कश्मीर को तोड़ना है तो सबसे पहले उन लोगों को भगाइए यहां से जो इसके मार्ग में बाधा हैं, जो कि कश्मीरी हिंदू हैं। जो कि कश्मीरी हिंदू हैं।
और कश्मीरी हिंदू पूरे कश्मीर में बिखरे हुए थे। पूरे हर कस्बे में, हर गांव में, हर मोहल्ले में, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, लेकिन थे। और उनकी वहां पर नजर थी, वो उसके प्रत्यक्षदर्शी थे, वो शासन को सूचित कर सकते थे, वो मार्ग में बाधा थे, आंख में कांटे की तरह खटक रहे थे। यदि हम कलमा पढ़ लेते, इस्लाम स्वीकार कर लेते, तो हमको अपना घर बार जमीन छोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, हमको शरणार्थी कैंपों में सड़ने की आवश्यकता नहीं थी, हमको गोली खाकर मरने की कोई मजबूरी नहीं थी। क्योंकि हम इस देश के प्रति निष्ठावान रहे, अपनी धर्म और आस्था के प्रति सुदृढ़ रहे, इसलिए हमको मारा गया, बलात्कार किए गए, सामूहिक नरसंहार करके हमको वहां से निकाला गया। शायद ही किसी और मुल्क में ऐसा होगी जहां पे उसी मुल्क के लोग उसी मुल्क में शरणार्थी रह के बन रहे हैं, शायद ही। और ऐसा ही नहीं हो, बल्कि 36 साल तक ऐसा ही रहे। यस। इसके ऊपर न कभी कोई श्वेत पेपर आए, ना कोई इंक्वायरी हो, ना किसी पर मुकदमा चले, ना किसी को दोषी पाया जाए, ना किसी को सजा मिले। वही तो पूछने वाला था सुशील पंडित जी। में दंगे होते हैं, देश के बहुत भागों में हुए हैं, पहले से होते आ रहे हैं, मगर वहां पे एक केस लगती है, पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, किसी को अरेस्ट करती है, चार्जशीट डालती है, फिर मुकदमा चलती है। ऐसा कुछ हुआ कश्मीरी पंडितों को बाहर निकालने के मामले में और उनके खून के मामले में? आज तक हजारों एफआईआर्स हैं, लेकिन किसी पर कोई अभियोग, मुकदमा नहीं चला, किसी को दोषी नहीं पाया गया। जब मुकदमा ही नहीं चला तो दोषी कैसे पाया जाएगा? कैसे? और जब कोई दोषी ही नहीं है तो उसको सजा कैसे होगी? आज तक जिन लोगों ने इंटरव्यू दे करके इसकी डींग हाकी कि हाँ हमने मारे, हाँ हमने कत्ल किया, हाँ हमने मंदिर तोड़े या घर लूटे, हमने मैसेकर्स किया, चाहे वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस नीलकंठ गंजू हो, चाहे वो दूरदर्शन के निदेशक डायरेक्टर लस्सा कौल हो। एक दो घटनाएं बता सकते हैं सुशील जी आप? just to tell the how our audience how horrific it was. देखिए, कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और उसके सहायक को ऑफिस में आकर के स्टूडेंट्स ने, जो यूनिवर्सिटी के थे, गोली मार दी। स्टूडेंट्स ने? जी हाँ, जो वहां के स्थानीय थे। फिर एक और बंच था स्टूडेंट्स का, जो प्रोफेसर गंजू के घर गए, जो उनके अध्यापक थे, उनका वध किया, उनकी पत्नी का बलात्कार किया, उसके स्तन काट दिए और दोनों को झेलम नदी में फेंक दिया। माय गुडनेस। इसी तरह दूरदर्शन के निदेशक थे लस्सा कौल, उनको मारा पॉइंट ब्लैंक रेंज से। उनके बारे में कि वो इस वक्त कहां हैं, उन्हीं के सहयोगियों ने बताया था इन आतंकवादियों को। इसी तरह जस्टिस नीलकंठ गंजू, वो हरि सिंह हाई स्ट्रीट पर, जो कि कश्मीर का, श्रीनगर का दिल कहे जाने वाला स्थान है, जो बिल्कुल उसके केंद्र में है, उसको सीबीडी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, हरि सिंह हाई स्ट्रीट है। वहां चल रहे थे, 80 वर्ष की आयु के थे, उनके पास जाकर उनको गोली मारी, निहत्थे बूढ़े व्यक्ति को। इसी तरह और आतंकी भाग के भी नहीं गए, मैंने सुना है, कहीं पढ़ा है। आए, ऐसा ही नहीं, न सिर्फ गोली मारी, वहां खड़े रहे। उनको आसपास लोगों को बताया, इसको पानी मत देना, इसका मुंह मत ढकना, अगर किसी ने इसके मुंह पर एक रुमाल भी रखा तो उसकी भी यही हालत करेंगे जो इसकी है। वहां पर भाषण दिया, आसपास के लोगों को चेतावनी दी, लाश रहते हुए चुपचाप आराम से चले गए। और ये सब तब हुआ जब फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर था।
देश में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ये सब तब हुआ। तो सुशील पंडित जी, आप अपनी रक्षा के लिए किस पे भरोसा रख सकते थे? लोकल पुलिस, यही तो। मिलिट्री, किस पे? कोई भी नहीं, जैसे पूरी व्यवस्था भाप बन के उड़ गई थी। पुलिस क्या कर रही थी? मौका वारदात पे कुछ आती थी नहीं। कि नहीं? कुछ नहीं, फोन ही नहीं उठाते थे, नजर ही नहीं आते थे। ऐसे लगता था कि पूरी व्यवस्था उनसे मिली हुई इस है। कुकृत्य में शामिल है, उसकी मौन स्वीकृति है। आप सोचिए, देश का उस वक्त गृह मंत्री एक कश्मीरी मुसलमान था, उसने आर्मी को नहीं बुलाया। क्योंकि देखिए, जब तक आप सेना को आदेश नहीं करेंगे, सेना तो छावनी में बैठी रहेगी। सही है। और हमारा ये दुर्भाग्य था, उस समय कश्मीर में जो 15 कोर है, जो वहां छावनी में हमारी सेना है, उसको 15 कोर कहते हैं। अच्छा। उसका जो कमांडर इन चीफ था, लेफ्टिनेंट जनरल जकी था। ये लेफ्टिनेंट जनरल जकी, इसका बाप निजाम की सेना में ब्रिगेडियर था। उसकी क्या मानसिकता रही होगी? तो पुलिस वो क्यों आपके फोन बचाएगा? नहीं उठाते, आते नहीं है, और आर्मी पे भी भरोसा नहीं था तब। आर्मी का नेतृत्व जिसके हाथ में था, वो ऐसा व्यक्ति था, लेफ्टिनेंट जनरल जकी अहमद। जो देश का गृह मंत्री था, वो मुफ्ती मोहम्मद सईद था। और जो मुख्यमंत्री था, वो फारूक अब्दुल्ला था। तो खुदा के अलावा, भगवान के अलावा आपके सहायता के लिए आने वाला कोई नहीं था। भगवान भी नहीं था। हाँ। मानो ऐसे लगता था जैसे ईश्वर ने भी आंख मीच ली हो, समाधि में चले गए हैं। हम हमारे लिए, हमारी महिलाओं और बच्चों के लिए, हमारे बूढ़े माँ बाप के लिए, मानो ये एक ऐसा संकट था, ऐसी प्रलय थी जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। यस। हमसे लोग पूछते थे कि आप ये मुट्ठी भर हिंदू इतने आक्रामक मुसलमानों के बीच कैसे रहते हैं? तो मैंने भी पूछा अपने बड़े बुजुर्गों से कि हमने ये कैसे निभाया इतने वर्ष। तो वो कहते थे कि देखो, जब तक सचिवालय पर तिरंगा लहरा रहा है, अच्छा। जब तक छावनी में हमारी सेना है, और जब तक ये 90 करोड़ का देश, उस वक्त देश की जनसंख्या 90 करोड़ थी, कि ये 90 करोड़ का देश है, हमारी सेना है, हमारा तिरंगा है, हमारा संविधान है, हमारे न्यायालय हैं, जब तक ये सब है, हम पर कोई टेढ़ी आंख करके नहीं देख सकता। ये पूरा देश उठ खड़ा होगा। सब भरोसा मिट्टी में मिल गया। आप सोचिए, ये हमने कैसा भ्रम पाला था। यस। हम कितनी मूर्खता में जी रहे थे। सुशील पंडित जी, एक आर्ग्यूमेंट ये है, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान पैसा दे रहा था, पाकिस्तान वेपन्स दे रहा था, पाकिस्तान वांटेड टू टेक अ रिवेंज। उसमें लोकलाइट्स की क्या गलती थी? दे वर जस्ट पपेट्स। सही है ये आर्ग्यूमेंट? ये आर्ग्यूमेंट सही नहीं है। मैं अपने बड़ों से सुनता हूं कि जब 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, तो पढ़े लिखे लोग, जो जर्नलिस्ट थे, जो एकेडमिक्स थे, ऐसे लोग श्रीनगर प्रेस में फूट फूट के रोए थे। माय गुडनेस। कि हमारे पाकिस्तान को क्या हो गया। हमारी व्यवस्था ने हमको भेड़ियों के सामने डाल दिया। देखिए, पाकिस्तान की कुछ भी इच्छा हो सकती है, लेकिन जब तक उसको स्थानीय समर्थन नहीं मिलेगा, वो क्या कर लेगा? अगर पाकिस्तान के पाकिस्तान की मंसूबे सेना- उतने सही होते और वो कर पाते तो गुजरात में भी कर सकते थे, राजस्थान में भी कर सकते थे, और वो करेंगे। देखिए, पाकिस्तान ने कोशिश ये देख करेंगे। लिया है।
हाँ नहीं, वो कर रहे हैं, वो मुर्शिदाबाद में कर रहे हैं, यस। वो केरल में कर रहे हैं, मलाबार में कर रहे हैं, वो आपके भटकल में कर रहे हैं, वो आपके मैंगलोर में कर रहे हैं, वो कासरगोड में कर रहे हैं, वो मलप्पुरम में कर रहे हैं, वो आम्बूर में कर रहे हैं, वो रामनाथपुरम में कर रहे हैं, वो हैदराबाद में कर रहे हैं, वो आदिलाबाद में कर रहे हैं, वो कर रहे हैं भिवंडी में, मालेगांव में, वो धारावी में कर रहे हैं, मुंबई में कर रहे हैं, वो राजस्थान के जिलों में कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के जिलों में कर रहे हैं, वो बिहार में, अररिया में, खगड़िया में, किशनगंज में, मालदा में कर रहे हैं, वो बारपेटा आसाम में कर रहे हैं, नौगांव में कर रहे हैं, धुबरी में, नलबारी में कर रहे हैं। वो कहां नहीं कर रहे हैं? आपने उनको अवसर दिया है, उन्होंने देख लिया है कि जब उन्होंने कश्मीर में किया आप कुछ नहीं कर पाए, तो अब वो पूरे देश में करके दिखाएंगे आपको। उन्होंने गोधरा में किया, वो आज भी भड़ूच में कर रहे हैं। उन्होंने कोई राज्य नहीं छोड़ा है, वो दिल्ली में पहुंच गए हैं, वो मेवात में कर रहे हैं, हरियाणा के, वो सुशील कहां जी, नहीं है? कुछ गुड समरिटन स्टोरीज भी होते हैं। जब पहलगाम अटैक के दृश्य हम देख रहे थे, अटैक के बाद कोई लोकल मुसलमान किसी बच्चे को लेके भाग रहा है, किसी ने जान गंवा दी लोग टूरिस्ट को बचाते बचाते। क्या 1990 के आसपास ऐसे गुड समरिटन स्टोरीज नहीं थे? किसी नेबर ने किसी हिंदुओं को बचा लिया, दे आर देयर बिकॉज ऑफ देम। अजीत जी, ऐसे अपवाद हर जगह होते हैं और हर परिस्थिति में होते हैं। यस। ऐसे जर्मन्स थे जिन्होंने जूस को बचाया, ठीक है, लेकिन अपवाद किसी सिद्धांत को तोड़ते नहीं है, वो उस सिद्धांत की पुष्टि ही करते हैं, क्योंकि ये केवल अपवाद होते हैं। यस। अपवादों से सिद्धांत नहीं बनते, दे आर जस्ट एक्सेप्शंस। सिद्धांत नहीं बदलते, अपवादों से सिद्धांत बनते हैं, सिद्धांत बदलते नहीं हैं। तो 1990 जनवरी 19 को जो मास एक्सोडस हुई, क्या वो सोच के गए थे कि 30-40 साल तक उन्हें बाहर रहना पड़ेगा? क्या ये सोच कर गए थे कि हफ्ते 2 हफ्ते में वापस आ जाएंगे? हाँ, मैंने कहा ना, धारणा यही थी कि ये पूरा देश उठ खड़ा होगा। तो जब गए तो ऐसे गए कि मानो हाथ में एक बस्ता या बैग भी नहीं था, ताकि किसी पड़ोसी को ये ना लगे कि ये लोग जा रहे हैं, भाग रहे हैं। ऐसे निकले मानो अभी टहल रहे हैं, बाजार तक गए हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, कुछ खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि लगा था कि कुछ दिनों की बात है, लौट आएंगे जैसे ही स्थितियां ठीक होंगी। यहां तक कि अपने उन दिनों तो मोबाइल फोन्स नहीं थे, तो Yes. इतना भी समय नहीं मिला कि अपने किसी मित्र को, किसी रिश्तेदार को, फोन किसी करके संबंधी बताएं। को सूचना दे दें, बता दें, उनको भी इस विषय में चेतावनी दे दें कि भैया हम तो जा रहे हैं, आप भी निकलो। तो जब सब लोग निकल गए, अधिकांश लोग जम्मू पहुंचे, यस। तो जब अपने मित्रों को जम्मू में देखा एक दूसरे को, तो आंख नहीं मिला पाए शर्म के मारे कि अरे तुम भी यहां हो, जाने से पहले बताया क्यों नहीं, हम भी साथ चलते। इतना समय भी नहीं था कि अपने निकट के मित्रों को, संबंधियों को सूचना देते, चेतावनी देते कि हम जा रहे हैं, जगह छोड़ दो। इतनी बदहवासी में निकले लोग। एक बात जो आपने बोला कि आपके पूर्वजों ने बोला था, अभी खटक रही है मुझे, कि जब तक 90 करोड़ लोग रहेंगे, जब तक तिरंगा लहराता रहेगा, जब तक फौजी रहेंगे, तो हमें कुछ नहीं होगा। क्या किया उन 90 करोड़ लोगों ने? क्या लगता है? मुझे कष्ट होता है अजीत जी, इस बात को अपने देश
अपने देशवासियों के विषय में, अपने ही लोगों के विषय में, देखिए दुश्मन ने तो दुश्मनी की, वो तो दुश्मनी ही करेगा, उससे और क्या अपेक्षा रखते हैं आप? उससे तो कोई अपेक्षा नहीं कर सकते। और यस, कष्ट तब होता है जब अपने ही उपेक्षा करते हैं, क्योंकि अपेक्षा वही होती है। ये बहुत बड़ा कष्ट है। सीरियसली। अपनी ही व्यवस्था ने आज तक किसी को दंडित नहीं किया, किसी को फांसी नहीं लगी। कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के लिए, उनके जातीय विध्वंस के लिए, उनके सामूहिक निष्कासन के लिए आज तक किसी को सजा नहीं हुई, बल्कि उनको प्रधानमंत्री कार्यालय में बुला बुलाकर उनकी मेजबानी हुई, उनकी खातिरदारी, उनका आतिथ्य हुआ, उनके साथ फोटो खिंचाए गए। देश की सरकारों ने उन पर सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया, उनका विदेशों में जाके इलाज कराया, उनके खाने पीने के, होटल के, एयरलाइंस के, यहां तक कि गाड़ी में पेट्रोल के बिल पे किए इस देश के करदाताओं के पैसे से। कहीं पढ़ रहा था 480 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं उन पे केवल 4 सालों में। 4 सालों में। यस, ये हमने आरटीआई की थी 2018 जुलाई में। तो उस वक्त गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह। उस गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट की है कि हाँ, हमने हुर्रियत पर लगभग 500 करोड़ रुपया खर्च किया है पिछले 4 सालों में। यस। तो देश की हर सरकार ने, देश के हर नेतृत्व ने, देश की हर पार्टी ने, देश के हर गठबंधन ने, हमने सबको देखा, नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया। पहलगाम अटैक के बारे में बहुत चर्चा हो रही है सुशील पंडित जी, आपको भी सुनाई दी होगी कि टेररिस्ट ने मजहब पूछ के मारा कि नहीं मारा, बहुत चर्चा हो रही है। ये देश का दुर्भाग्य है। जिन लोगों ने ऐसी चर्चा की है या ऐसा संशय व्यक्त किया है, मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि किसी दिन उनके बेटे बेटी संबंधी के साथ ऐसा हो, ताकि उनका ये सब संशय दूर हो जाए कि हमारा सामना किस आपदा से है, किस संकट से है। सुशील जी, किसी पॉलिटिकल लीडर से बात हो रही थी मेरी, वो पैलेस्टाइन कॉज के लिए लड़ रहे थे, बहुत जोर जोर से बात कर रहे थे। मैंने पूछा कभी कश्मीरी पंडितों के बारे में ऐसी बात आपने की है? उन्होंने वापस मुझे पूछा कि उन्हें क्या हुआ है, जहां भी है खुश है वो, दे आर डूइंग वेल वेर एवर दे आर। क्या कहना चाहेंगे उनको? मैंने कहा ना, इस देश का दुर्भाग्य है, हम अगर कहीं भी हैं और खुश हैं तो ये उनकी मेहरबानी से नहीं है। यस। हम अगर जीरो से फिर शुरू हुए, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मेहनत की, नौकरी की, काम किया और अपने आप को संभाला, इस पूरे संकट से निकले, तो ये ऐसे मूर्खों की मेहरबानी से नहीं हुआ। हम इस देश पर बोझ नहीं बने, हमने बंदूक नहीं उठाई, हम जाकर के सुसाइड बॉम्बर नहीं बने, हमने बच्चों को इंजीनियर बल्कि मेरा मानना है कि सब हक थे आपको। अगर किसी को हिंदुस्तान में ये सब करने की हक है तो कश्मीरी पंडितों को है, जो आपने नहीं किया। हाँ, लेकिन जिन लोगों पर ये जिम्मेदारी थी कि हमारी रक्षा करें, और अगर रक्षा नहीं कर सके तो हमें न्याय दें, और अगर न्याय भी नहीं दे सके तो हमें सहायता दें, हमारे साथ कम से कम सहानुभूति रखें। जब ऐसे लोग कहते हैं कि उन्हें क्या, वो तो जहां भी हैं खुश हैं, तो मुझे तरस आता है कि इन लोगों में चमड़ी कितनी मोटी हो गई है और संवेदन शून्यता कितनी बढ़ गई है। इतनी संवेदना शून्य मानसिकता मैंने कहीं नहीं देखी।
पंडित जी, बहुत सरकारें देखी है आपने, बहुत पार्टियों के सरकारें, बहुत गठबंधनों के सरकारें देखी है। किसी की पॉलिसी में कुछ फर्क थी? आर्टिकल 370 हटने के बाद कुछ आशाएं जागी होंगी आपको कि हम वापस अपने ये घर जा बात सकते सही। हैं? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमारी जब जब सरकार बदलती थी, कोई नया नेतृत्व आता था, हमारी आशा जगती थी। क्योंकि सभी पार्टियों ने एक ही जैसा बर्ताव किया, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। कुछ लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में हमारे इश्यूज को रखा, अच्छा। अपने चुनावी भाषणों में हमारा अ, उन्होंने वर्णन किया, हमारी त्रासदी को उन्होंने देश भर में पहुंचाया, 370 के विषय में अपनी निष्ठा जताई। ऐसा भी हुआ, एक विमर्श पैदा हुआ, तो हमने भी एक आशा जगी। लेकिन आप देखिए, जैसा उदाहरण दुनिया में नहीं मिलता है अपने ही देश में शरणार्थी हो जाने का, यस। और 8 10 100 200 1000 2000 नहीं, लाखों लोगों का, और शरणार्थी हो जाना ही नहीं, शरणार्थी बने रहना 2 2 पीढ़ियों तक। ऐसे शिविरों में आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं गया, कोई गृह मंत्री नहीं गया, किसी के कंधे पर हाथ रख के बोलता कि हमें आपसे सहानुभूति है, हम कुछ कर रहे हैं। नहीं गए। ये लोग, शबाना आजमी का अगर पांव टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, ट्वीट करते हैं। आर्टिकल 370 हटने के तुरंत बाद क्या रिएक्शन थी आपकी? कुछ आशाएं जगी होंगी? हाँ, मुझे लगा कि ये देश अब नींद से जागा है, और इसने जिहाद को ये चेतावनी दी है कि अब आपसे हम युद्ध करेंगे, अब आपकी खुशामद नहीं करेंगे, यस। आपको बहलाना फुसलाना नहीं करेंगे, आपका दिल नहीं जीतेंगे, अब आपकी कमर तोड़ेंगे। आर्टिकल 370 का हटाना लगभग मैसेज युद्ध था। की घोषणा थी जिहाद यस। को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें लगता था कि यह पहला चरण है, पहला पग है, पहला कदम है। लेकिन व्यवस्था ने उसको आखिरी कदम मान लिया कि हमने 370 हटा दिया, हमने तो बोला था हटा देंगे, हटा दिया, हटा बस दिया। खत्म। लेकिन 370 देखिए, केवल संविधान का एक प्रावधान था। यस। उस प्रावधान की छत्र छाया में 75 वर्ष इस देश में एक जिहादी व्यवस्था को पनपते देखा कश्मीर के अंदर। वो कानून बदलने से व्यवस्था भाप बन के उड़ नहीं गई। नहीं जाती है। यस। उसके जो लोग थे, उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, उसका जो नेटवर्क था, उसकी जो संपदा थी, उसके जो साधन थे, वो तो इंटैक्ट थे। वो तो जमीन पर जाकर डिसमेंटल करने पड़ेंगे ना। सही है। यस। विच डिड नॉट हैपन। जी, आप एक वैक्सीन बना दें और कहें कि हमने वैक्सीन बना दी है, ये सुनकर कोविड अपने आप तो नहीं भागेगा ना। आपको वो जाके वैक्सीन लगानी है, एक एक व्यक्ति को 2 2 बार 3 3 बार लगानी है। यस। तो 370 का हटना केवल वैक्सीन बना देने वाली बात थी। अब जा करके वो उसको जमीन पर क्रियान्वयन नहीं करेंगे, आप केवल घोषणा कर देंगे दूरदर्शन पे, तो कोविड अपना बिस्तर बोरिया लेकर भागेगा थोड़े ही। सही है। यस। उसको इंप्लीमेंट करना है। आपने आज तक कोई मुकदमा नहीं, हम 3 बार सुप्रीम कोर्ट गए, एंड वो वंस जो कोर्ट टोल्ड pending- दैट टू मच टाइम हैज पास्ड। हाँ, अब आप सोचिए, चलिए कश्मीरी हिंदू आम लोग हैं, भारत की वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना और उनके 4 सहयोगियों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी, और गोली मारने वाला यासीन मलिक बीबीसी के साथ हार्ड टॉक में ये कबूल करता है कि हाँ, हमने गोली मारी। वो आज तक जिंदा है। टाडा कोर्ट में उसका मुकदमा अभी तक पेंडिंग है, वो चल ही नहीं रहा है। अगर आपकी वायुसेना का स्क्वाड्रन लीडर, उसकी जान
कीमती नहीं है, टाडा कोर्ट में चलने वाला टेरर केस इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम सब लोग तो साधारण लोग हैं। आपने दिल जीतने के लिए, खुशामद करने के लिए ये सब कार्रवाई रोक दी। यस। हिंदू जानों की कोई कीमत नहीं है। और हिंदू शरणार्थी कैंपों में इसलिए नहीं गए ताकि वहां के मुसलमान नाराज ना हो जाएं। क्या नाराज होंगे अभी भी? जनरेशंस ऑफ पास्ट, सुशील पंडित जी, नई पीढ़ी की जो लोग हैं, कश्मीरी मुसलमान बच्चे हैं, क्या उनके मन में भी ये द्वेष है? वो भी नहीं चाहते आप वापस आके अपने घरों में बसे? अरे आप देखिए, जब पत्थर मारने वाले कौन थे? ये बच्चे ही तो थे। यस। आज हथियार उठाने वाले कौन हैं? ये बच्चे ही तो हैं। जो आदिल डार, जिसने, जो एक सुसाइड बॉम्बर था, जिसने पुलवामा में हमारे 40 सीआरपीएफ लोगों की जान ली, वो 20-22 साल का लड़का ही तो था। वहीं का स्थानीय था ना। बुरहान वानी भी स्थानीय था, स्कूल ड्रॉप आउट था। यस। उसके बाप से इंटरव्यू करने हिंदुस्तान टाइम्स की शम्मी बवेजा पहुंची। उसने पूछा कि कभी घर आया? उसने कहा हाँ, ईद पर अपने दोस्तों के साथ घर आया था, मां के हाथ का खाना खाने। तो शम्मी बवेजा ने पूछा कि आपने फिर उसको रोका नहीं कि छोड़ दो ये सब? तो उसका हेडमास्टर बाप कहता है कि अगर अल्लाह ने उसको ये रास्ता दिखाया है तो मैं रास्ते में अड़चन बनने वाला कौन होता हूं? अगर मां बाप अपने बच्चों को जिहाद सिखाते हैं और वो हेडमास्टर है स्कूल का, अगर उसने अपने बेटे को ये सिखाया है तो बाकी बच्चों को क्या सिखाया होगा? उसने क्या सिखाया होगा? और आप ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी में तनख्वाह देकर रखते हैं कश्मीर में जिहाद पनपाने के लिए। ऐसे लोग आज भी नौकरियों में हैं, व्यवस्था में हैं, और फिर हम लोग हैरान होते हैं कि ये जिहाद कहां से आ रहा है। तो Kashmiri issue is deep inside an ideological issue. That's what you mean to say? Absolutely. And we don't want to address it. It is the elephant in the room. Yes. हम इस पर कार्रवाई इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हमको लगता है कि इससे नाराज हो जाएंगे लोग। मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं। 1991 में, अभी हमें वहां से निकले 1 वर्ष भी नहीं हुआ था। अच्छा। कश्मीर के 2500 ब्यूरोक्रेसी ने, 2500 लोगों ने एक अपील लिखी यूनाइटेड नेशंस को, रिटन अपील। अच्छा। कि कश्मीर पर इंडिया का इलीगल ऑक्यूपेशन है, यहां पर रेफरेंडम कराइए। और उस अपील पर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर्स के सिग्नेचर थे। 2500 जो सरकारी तनख्वाह लेते थे। जी हां। तो क्या हुआ, भारत सरकार में उस समय चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे। अच्छा। ये जनवरी 1991 का समय है। तो उन्होंने सांकेतिक रूप से जो 5 उसमें सीनियर मोस्ट थे, लीडर थे, जिन्होंने ये कैंपेन चला करके ये पिटिशन बनाई थी, इन 5 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। केवल 5 लोगों को 2500 में से। हाँ जी। अब आप सुनिए क्या हुआ। इन लोगों ने कोई कोर्ट में अपील नहीं की। इन लोगों ने अपने बर्खास्तगी पर कोई पिटिशन, मर्सी पिटिशन, कुछ नहीं किया। अच्छा। फिर ये घर बैठ गए और विद इन फ्यू इयर्स हमारी सरकार ने उनको वापस ले लिया। इनको वापस लिया। इनकी प्रमोशंस को, इनकी रुकी हुई तनख्वाह को, इनके सस्पेंशन को कॉम्पनसेशन देके वापस लिया। इन्होंने वापस नहीं मांगा था, इन्होंने कोई माफी नहीं मांगी थी।
ऐसी है हमारी 1000-2000 रुपए रिश्वत लेने वालों पे कार्रवाई होती है, और जिन्होंने चिट्ठी लिखी यूनाइटेड नेशंस को कि कश्मीर हिंदुस्तान का भाग नहीं है, उनको कुछ नहीं हुआ। हाँ, उनका दिल जीतना था, उनको खुश करना था, उनकी खुशामद करनी थी। ऐसी है हमारी सरकार। आप कहते हैं कि कोई नाराज क्यों होगा? उन लोगों ने हमको निष्कासित करने के लिए एक पूरा जिहाद लड़ा, एनकाउंटर किए। यस, वो लोग नाराज नहीं होंगे अगर हम वापस आएंगे। वो कहेंगे कि हमने इतने लोग मरवा दिए अपने, ये क्या व्यर्थ जाएगा, ये लोग हिंदू वापस आ जाएंगे। आपने कभी गए हैं अब अपने एंसेस्ट्रियल होम पे सुशील जी? नेबर से बात किए हैं? मैं अपने हाउ दैट विल बी लाइक? मैं 2008 में अपने उन 2 बेटों को जो कश्मीर के बाहर पैदा हुए, कभी कश्मीर नहीं गए, उनको अपनी पैतृक मकान दिखाने एक बार ले गया था। अच्छा, जब वो टीनेजर्स थे। हाउ डज इट फील, इफ यू कैन एक्सप्लेन? मैं क्या बताऊं अब आप मुझे। आई मीन ये सवाल ठीक नहीं है, मुझे पता है। रहने दीजिए, रहने दीजिए। नेबर से आके बात करते हैं आपसे जब आप ऐसे जाते हैं तो? किसी कोई और जाता है तो तब एनी रिग्रेट्स कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, आप आ जाइए वापस, हम देख लेंगे, एनीथिंग लाइक दैट? नहीं, ऐसा कुछ बातों बातों पे तो होगा कि नहीं होगा दूसरी बात है। सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं कि वापस कब जाओगे, अच्छा, कितने दिनों के लिए आए हो। उनको यह डर है कि कहीं आकर के रहने ना लगे। सुशील जी, इमीडिएट सॉल्यूशन क्या है? मतलब कुछ तसल्ली मिल जाएगा अगर गवर्नमेंट ऐसे करेगी तो पंडितों को, कुछ तसल्ली, कुछ है सॉल्यूशन ऐसा? देखिए, ये उनकी इच्छा ही नहीं है। हम कह रहे हैं कि इस देश ने आज तक इस बात की पुष्टि नहीं की कि हमारे साथ हुआ क्या। यस, एक छोटा सा रेलवे एक्सीडेंट हो जाता है, या हाईवे पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई दुर्घटना हो जाती है, एक मैजिस्टेरियल इंक्वायरी तो होती है कि ये क्या हुआ, ये ह्यूमन एरर था कि ये टेक्निकल एरर था, क्या ये कुछ फेलियर था। यस, इसकी इंक्वायरी होती है ना। कुछ तो पता लगाया जाता है, किसी को तो जिम्मेदार ठहराया जाता है। लाखों लोग खाली करा लिए गए घाटी से, भयंकर नरसंहार हुए, हत्याकांड हुए, बलात्कार हुए, कोई इंक्वायरी तक नहीं है, कोई व्हाइट पेपर भी नहीं है। आज तक सरकार ने ना स्वयं को ना हमें बताया कि हमारे साथ हुआ क्या है। हमको माइग्रेंट कहते हैं। माइग्रेंट वर्ड इज यूज्ड फॉर दोज हु लीव वॉलंटरली। यस, किसी को पढ़ाई लिखाई के लिए माइग्रेशन करनी है, किसी को नौकरी के लिए माइग्रेशन करनी है, किसी को टूरिज्म के लिए करनी है, किसी को पिलग्रिमेज के लिए करनी है। माइग्रेशन इज ऑफ योर ओन वॉल्यूशन। माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, सर्दियों में साइबेरिया से आते हैं, लेक्स में, वाटर बॉडीज में, गर्मियों में चले जाते हैं। दे कम देमसेल्व्स। वो माइग्रेशन होती है। हमारे जेनोसाइड को माइग्रेशन कहा गया। और एक फिल्म आई कश्मीरी फाइल्स, शायद आपको कुछ तो तसल्ली हुई होगी कि हमारी कहानी कोई देख रहा है, देश को समझ में आएगा कि हमारे साथ क्या हुआ था। कुछ तो तसल्ली हुई होगी मन को। फिर भी उसी के इर्द गिर्द जो चर्चाएं चली। हाँ, ऐसा सुनने में भी आया लोगों से 30 साल बाद कि अच्छा ऐसा हुआ था यार। हमें तो पता ही नहीं था। हमें तो पता ही नहीं था। तो दिल में कम से कम ये होता है कि जो हमारा संकट था उसके विषय में कोई सच बोल रहा है। केवल इतना संतोष था, क्योंकि हम तो इन वर्षों में हतप्रभ थे
कि जिन्होंने हमारे विरुद्ध अपराध किए वो हीरो बने घूम रहे हैं, उनको फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर नाश्ते पे बुला रहे हैं, उनको यूनिवर्सिटीज प्लेटफॉर्म दे रही हैं, उनके इंटरव्यूज न्यूज़पेपर छाप रहे हैं, वो इस देश को बता रहे हैं कि कश्मीर का इलाज कैसे होगा। ये हम देख रहे थे, हमको मारने वाले। यस, कम से कम उस पाखंड से तो मुक्ति मिली इस फिल्म के माध्यम से। किसी ने तो देखा कि असल में क्या हुआ था। फिर भी इट वॉज कॉल्ड एज अ प्रोपेगेंडा मूवी। ये हमारा दुर्भाग्य है। हम लोग ऐसे लोगों के बीच रह रहे हैं जो संवेदना शून्य हैं और जो पाखंड नहीं छोड़ सकते। उनकी राजनैतिक विवशताएं हैं और उनके स्वार्थ हैं, निहित स्वार्थ हैं और उनकी विकृत मानसिकता है। यही कारण हो सकते हैं और कुछ नहीं। सुशील जी, आज तक जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक कन्वेंशनल वॉर के कगार पे आके खड़े हैं। इट विल चेंज एनीथिंग फॉर कश्मीरी पंडित्स, डू यू फील? इसका जो आउटकम आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, द सिनारियो इन कश्मीर विल चेंज इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म? देखिए, मैं कुछ बोलूंगा वो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगा। बोल दीजिए फिर भी। इंडिया इज बीइंग ड्रैग्ड इनटू अ वॉर विच इट इज रिलक्टेंट टू फाइट। भारत इस युद्ध में खींचा जा रहा है, औपचारिकता निभाने के लिए आया है। अच्छा, कि हमारे विरुद्ध जो कुछ कार्रवाई हुई पहलगाम में, उसमें इस देश का खून खौल रहा है, गुस्सा है। तो पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाना है, इस देश का गुस्सा ठंडा करना है। उस खौलते हुए खून पर कुछ ठंडा छींटा मारना है, ये मानसिकता है। अच्छा, और क्योंकि पाकिस्तान आपको यह भी नहीं करने देगा, वो आपकी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देगा, तो इसलिए आपको मजबूरी में फिर प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। तो ये प्रतिक्रिया का जो एक सिलसिला है, उसमें से पाकिस्तान की मेहरबानी से अगर भारत को लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की उदंडता है, वो ढीठ है, वो भारत को इतना भी संतोष नहीं करने देगा कि हमने आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई की। तो भारत को मजबूरन युद्ध पे आना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान भारत पर एक युद्ध थोप रहा है। यस, पाकिस्तान से थोपा गया युद्ध है। तो पाकिस्तान तो भारत को औपचारिकता भी नहीं करने देना चाह रहा है, वरना भारत इसी में संतोष कर लेता कि हमने एक बार उरी के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की थी, हमने एक बार पुलवामा के लिए बालाकोट किया था, अब तो ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, पहलगाम के लिए कुछ, हमने कुछ कर दिया। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि ये नॉन एस्केलेटरी है, हमने आपके सेना पर कुछ नहीं किया। अरे क्यों नहीं किया सेना पर? सेना ही तो पालती है जैश को भी और लश्कर को भी। सेना हथियार ना दे, सेना कैंप ना चलाए, सेना सीमा से बाहर घुसने ना दे, तो ये कैसे काम करेंगे कश्मीर में? लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि देखिए, हमने आपके सैन्य ठिकानों पर कुछ नहीं किया, हमने केवल आतंकवादी अड्डों को निशाना बनाया। तो ये देश का गुस्सा ठंडा करने के लिए की गई कार्रवाई है, जिहाद की कमर तोड़ने के लिए नहीं। तो क्या करना पड़ेगा जिहाद की कमर तोड़ना है तो? उसका उदाहरण है ना, इजराइल दिखाता है आपको जिहाद की कमर कैसे तोड़ी जाती है। दूर जाने की क्या आवश्यकता है? आजकल हो रहा है, सामने हो रहा है आपकी आंखों के। तो फिर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इनका उनका सबका क्या करें? होने दीजिए। ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इजराइल में नहीं है क्या? पूरी दुनिया में नहीं है क्या? आपको मैंडेट्स ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने दिया है या विक्टिम्स ने दिया है? यस, विक्टिम्स ने।
आप इस सत्ता में 3-3 बार चुनाव जीत के आए हैं, ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की मेहरबानी से आए हैं या इस देश के पीड़ित हिंदू की पीड़ा से आए हैं? सवाल तो सही है। तो इस सरकार आने के बाद कश्मीरी पंडितों के जिंदगी में कुछ भी बदलाव नहीं आया, कुछ एफर्ट्स हुए नहीं? अभी तक तो नहीं आया। कश्मीरी पंडित आज भी उन शिविरों में, शरणार्थी शिविरों में हैं, जहां ना इस देश का प्रधानमंत्री पहुंचा है ना गृह मंत्री पहुंचा है। वो तो छोड़िए, टूरिस्ट भी और नहीं इस जाते देश- हैं। हाँ, जो इस जो देश के पिछले एपिसोड में हम बोल रहे थे कि अगर 7 दिन के लिए कश्मीर जाते हो तो 1 दिन जम्मू जाओ, देखो उनकी हालत क्या है। हाँ, नहीं, क्यों जाओ कश्मीर? जिस कश्मीर से आपके हिंदू भाई बहनों को मार कर, पीट कर, लूट कर, नरसंहार करके निकाला गया, जहां उनके मंदिर तोड़े गए, घर लूटे गए, बलात्कार किए गए, अपहरण किए गए, उस कश्मीर में सैर सपाटे के लिए जाना, गुलछर्रे उड़ाने के लिए जाना क्या मजबूरी है? तो क्या छोड़ दें, जैसे कि वो हमारा है ही नहीं, ऐसा सोच के छोड़ दें क्या? कौन कहता है कि ऐसा सोच के छोड़ दीजिए? उस कश्मीर को ठीक कीजिए पहले। उस कश्मीर में जो गलत है उसको पहले ठीक कीजिए। कश्मीर में प्राथमिकता गुलछर्रे उड़ाना, टूरिज्म करना, सैर सपाटे में जाना, शादियां करना, फिल्म की शूटिंग करना, यह प्राथमिकता है, या उस कश्मीर में विस्थापित हिंदुओं का वापस जाना प्राथमिकता है? यह क्या पाखंड है? या कश्मीर सामान्य मान लिया जाए, वहां के कश्मीरी हिंदुओं के बिना वो शरणार्थी कैंपों में सड़ते रहे, आप वहां फिल्म शूट करते रहे? यह विकृत मानसिकता, यह पाखंड, यह है प्राथमिकता इस देश की। और कश्मीर में आप टूरिस्ट भेज भेज के उनका नरसंहार कराएंगे, तो ऐसे कश्मीर चलेगा आपके साथ? सुशील पंडित जी, एक सोच ऐसा भी था जैसे पत्थरबाजी को रोक लग गई वहां पे, क्योंकि मनी फ्लो बंद हो गई, पैसा आना बंद हो गया, हुर्रियत को डिसमेंटल किया गया। अभी अगर वहां पे डेवलपमेंट होगी, वहां के बच्चों को काम मिलेगी, तो टेररिज्म के तरफ नहीं जाएंगे, ऐसा भी एक सोच था। क्या कभी हो पाएगा वो? रोजगार होंगे कश्मीर में तो टेररिस्ट नहीं होंगे? नहीं नहीं, ये थ्योरी कहां से आती है? दुनिया में ऐसा कहीं हो पाया है क्या कि पढ़ाई लिखाई करके, संपन्न होकर, काम धंधा करके लोग जिहाद भूल जाएंगे? ऐसा दुनिया में हुआ है क्या? संपन्नता की कमी है क्या मध्य एशिया में, पश्चिमी एशिया में? ओसामा बिन लादेन के पास काम नहीं था क्या? कि क्या डिग्री नहीं थी क्या? पैसा नहीं था क्या? ये जितने भी जिन्होंने ट्विन टावर्स उड़ाए, वो गरीब थे क्या? उनके पास रोजगार नहीं था क्या? वो पढ़े लिखे नहीं थे क्या? तो ये कहां की मूर्खता है? ये कितना अकल का दिवालियापन है? तो सुशील पंडित जी, कुछ हल ही नहीं है इस प्रॉब्लम का। फिर हम कश्मीरी पंडितों को अपने अपने घर जाके बसा के 4-4 सोल्जर्स को उनके चारों तरफ तो नहीं रख सकते। नेबर्स बदलने वाले नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये दुनिया में कहीं होता है क्या कि सिक्योरिटी के नाम पर 4-4 सोल्जर्स दीजिए? यही स्टेटमेंट कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का था कि हम हर इंडिविजुअल को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। जब वहां पर हिंदू एम्प्लॉइज मारे गए टारगेटेड किलिंग्स में, तो डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा हम हर इंडिविजुअल को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। देखिए, सिक्योरिटी की ये अवधारणा है आपके दिमाग में कि हर इंसान को 4-4 सिक्योरिटी ऑफिसर्स मिलेंगे जैसे पॉलिटिशियंस को मिलते हैं। ये पागलपन नहीं है तो क्या है? अगर आपको आपकी सिक्योरिटी की यही परसेप्शन है, यही कॉन्सेप्ट है, तो आप घर जाइए, नौकरी छोड़िए, आपको डीजीपी बनने का कोई हक नहीं है।
हालात सुधरने चाहिए। नहीं नहीं, बात हालात कैसे सुधरेंगे जब वही आपकी तो सवाल है। मानसिकता ये हो। बात सुनिए, बात सुनिए। यस 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 प्लीज। हमारी व्यवस्था हमें कहती है कि अब केवल 200 टेररिस्ट बचे हैं कश्मीर में। आपने सुना होगा, केवल yes, 200 टेररिस्ट बचे। 50 60 80 तक तो आया था, वो सुना है मैंने। नहीं, नौ- बात सुनिए। किसी हाँ। भी सभ्य देश में ना, यस। मैं आज यूरोप में बैठा हूं, यहां अगर पता चल जाए कि एक व्यक्ति है जिसके हाथ में कलाशनिकोव है, वो खुला घूम रहा है, तो यहाँ के हाईवेज बंद हो जाते हैं। यहां लोगों को कहते हैं आप घरों में बैठिए, हवा में हेलीकॉप्टर उड़ने लगते हैं, नीचे सब जगह नाकेबंदी हो जाती है जब तक कि उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया जाए। एक भी हथियार बंद आतंकवादी हो। तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, यस, डेफिनेशन हैज टू बी चेंज्ड डेफिनेटली। तो सुशील पंडित जी, इस जंग से कुछ हालात बदलने वाले नहीं हैं, ऐसा आपका मानना है? सुशील पंडित जी, एक आखिरी सवाल। इतने सालों से ये सब देख देख के आप पेसिमिस्टिक हो चुके हैं, आशावाद खो चुके हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि इस जंग से भी कुछ नहीं होगा, या आपको सचमुच में लग रहा है कि इस जंग से कश्मीर में कुछ बदलेगा नहीं और कश्मीरी पंडितों के हालात में कुछ सुधरेगा नहीं? ऐसा नहीं है। मेरी आस्था ईश्वर में है। मेरी आस्था किसी नेतृत्व, पार्टी, सरकार या जंग में नहीं है। मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां हैं ये हमारी परीक्षा है, और इन परिस्थितियों में भारत के नेतृत्व को बाध्य किया जाएगा। यस। परिस्थितियां बाध्य करेंगी, क्योंकि यदि इस देश को बचना है तो कश्मीर जैसी स्थितियां देश के अन्य राज्यों में जो निर्मित हो रही हैं, उससे हमें लड़ने को प्रेरित होना पड़ेगा। हम स्वतः प्रेरित नहीं होंगे तो परिस्थितियां हमें बाध्य करेंगी। Are you exaggerating when you are telling this condition is happening in other states also? Are you exaggerating? I don't have to. देखिए, कश्मीर has become a metaphor. आज मुर्शिदाबाद में या मालदा में या यहीं उत्तर प्रदेश के संभल में जब हिंदू पीड़ित होता है, उसके पास कोई जर्नलिस्ट जाता है, तो वो मुंह से कहता है कि यहां कश्मीर जैसी स्थिति है। यस। अपने मुंह से कहते हैं कि यहां कश्मीर हो रहा है। तो कश्मीर इज बिकम अ मेटाफर। ये मैं उन्हें सिखाने नहीं गया हूं। ये उन्होंने खुद जब देखा, पढ़ा, सुना और वहां पर भोगा, अनुभव किया, तो वो खुद अपने मुंह से बोलते हैं। तो देश भर में 500 से ज्यादा जगहें हैं जो कश्मीर बनके फूटने को तैयार हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि उनकी जगह तो छोड़िए, उन देश के अन्य स्थानों की, लोग कहते हैं कश्मीर में भी एग्जैजरेशन है, हमारे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। ये तो पराकाष्ठा है, एग्जैजरेशन ही नजर आता है, तो उनका क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं। यस। धन्यवाद सुशील पंडित जी, एशियानेट सुवर्णा न्यूज से बात करने के लिए। बस अच्छे दिनों के उम्मीद कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, लेट्स सी। और इसके लिए Yes. इसके लिए चेतना जगा सकते हैं, इसके हाँ. लिए बोध जगा सकते हैं, इसके लिए एक निर्माण कर सकते हैं, जन जागरण कर सकते हैं। यस। और आपकी बात जब भी मैं सुनता हूं, ऐसा लगता है कि हमारे साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, तो जाग जाओ। दिस इज वॉट यू वॉन्ट टू कन्वे। जी 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 Yes. जी। धन्यवाद सुशील पंडित जी, कभी बैंगलोर आएंगे तो जरूर मिलेंगे। बहुत बहुत आभार अजीत जी। थैंक यू सो नमस्कार। मच, थैंक यू।